आज हम बात करने वाले हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। ठीक है, अब देखो क्या होता है आखिर दर्पण सूत्र। है ना, दर्पण सूत्र मतलब दर्पण से संबंधित चीजों को एक सूत्र में बनाना। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, है ना, उन सबको एक फार्मूला में लाना। अब आपको पता है कि मिरर के अंदर क्या क्या हो सकता है। जैसे कोई मिरर है, जैसे ये एक कॉन्केव मिरर है ना, एक अवतल दर्पण है, इसमें ये हो गई मेन एक्सिस हो गई। अगर मैं यहाँ पे किसी चीज को रखता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो क्या होगा, इसकी इससे कोई डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? पोल से इसकी कोई डिस्टेंस होगी, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, या बिंब दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर बिंब। बिंब यानी वस्तु, है ना, बिंब दूरी, जो अपन जिसका प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या होता है? बिंब। ठीक है, बिंब दूरी। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? यू से। किससे डिनोट करते हैं इस दूरी को? यू से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अब मान लिया कि सब कुछ होने के बाद इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पे, यहाँ इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो वही पोल, सारी दूरियां जो हैं, सारी की सारी डिस्टेंस है, वो कहाँ से नापते हैं? पोल से नापते हैं। तो पोल से इसकी डिस्टेंस जो होगी उसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? वी से। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। उसके बाद बाकी की तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, उसके हाफ डिस्टेंस पे, है ना, उसके आधी, जब वक्रता केंद्र है उससे आधी दूरी पे क्या होता है? फोकस बिंदु होता है। और पोल से फोकल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। समझ में आ गई बातें कि एक तो होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी बिंब दूरी, जिसको यू से डिनोट करेंगे। एक होगी प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस, जिसको वी से डिनोट करेंगे। एक होगी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो कि इनसे एक फॉर्मूला बनाना है अपने को, है ना, मैंने बोला ना मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र बनाना है, सूत्र बनाना है। तो देखो सूत्र बनाते हैं। इससे क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी 1/ फोकस दूरी बराबर 1/ बिंब दूरी प्लस 1/ प्रतिबिंब दूरी। यही होता है ना। इसको क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब देखो, अब बात करते हैं इसकी कि इस सूत्र का क्या क्या काम हो सकता है ना, हमारे लिए क्या काम हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। जैसे कि मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको u की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। जैसे, है ना, हमको क्या दिया हुआ था? एक कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण दिया हुआ था, है ना। इस कॉनकेव मिरर के अंदर हमको दी हुई थी कि इसकी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जो u है, वो दी हुई थी 5 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर इधर ही रखेंगे, इधर रखेंगे तो कोई काम चलेगा नहीं, क्योंकि इधर से तो लाइट आती नहीं है। तो हमने कहा कि अच्छा 5 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या रखा था हमने? ऑब्जेक्ट को। या चलो 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ रखा, किसको रखा था? ऑब्जेक्ट को रखा था 6 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ? डिस्टेंस हमेशा कहाँ से नापते हैं? पोल से नापते हैं। तो पोल से हमने इस साइड नापी कि नहीं नापी? डिस्टेंस इस साइड नापी। अब मेरी बात सुनो, लाइट कैसे आ रही होगी? लाइट आ रही होगी इस साइड से, और डिस्टेंस हम नाप रहे हैं ऐसे, तो इसको क्या लेंगे हम? -6 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। फिर अपन को एक और जीवी थी, अपन को एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ दिया जाएगा 6, अपन को -6 मानना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वी हमको नहीं माना कि इमेज, या फिर अपने को इस मिरर की फोकल लेंथ दी हुई थी। फोकल लेंथ दी हुई थी 2 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई थी? 2 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, है ना। अब फोकल लेंथ भी 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो अब बताओ, इसको पूछा है हमसे कि हमको इमेज इस पोल से कितनी दूर बनेगी वो निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो कि अगर आपने यहाँ पे एक सूत्र आपको पता है, या उससे पहले चलो फोकस दूरी का बताओ, वो भी हम कैसे नापेंगे? पोल से इधर ही नापेंगे, तो वो भी नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? माइनस में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब हम सीधा कौन सा सूत्र लगा देते हैं? अब हम लगा देते हैं दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। है कि नहीं है? यही है।
एफ की जगह क्या रखना है, एफ की जगह रखना है -2, तो -2 रख दिया। v की जगह पता नहीं, क्योंकि v की वैल्यू पता ही नहीं है ना। और u की जगह क्या रखना है, u की जगह रखना है -6। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो इसको एकदम ऐसे खुले में साथ साथ नहीं रख सकते, तो यहाँ पर ने क्या बना दिया, ब्रैकेट बना दिया। अब देखो -1/2, भाई ऊपर लगाओ नीचे लगाओ एक ही बात है ना, 1/v, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, -1/6, है ना। अब अपन को v की वैल्यू चाहिए, तो बाकी चीज़ों को इधर भेज देते हैं, तो -1/2 है यहाँ पे। ये जब इधर इसको जब हम भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना, 1/v। अब इसको आगे सॉल्व करना तो आता ही है ना। कैसे करेंगे आगे सॉल्व, देखो क्या आया था, -1/2 + 1/6 = 1/v, है ना। आप देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, -3 + 1 = 1/v, -2/6 = 1/v, -1/3 = 1/v। अपने को 1/v की वैल्यू चाहिए कि v की चाहिए, v की चाहिए, तो उल्टा कर दो दोनों को एक साथ में, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा था माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, v = -3 आ गया कि नहीं आ गया, किसमें आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में रखा था। हमारे पास आंसर क्या आ गया, -3 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने क्या बोला था, कॉनकेव मिरर है, हमने इसको यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे रखा था, ऑब्जेक्ट को रखा था 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पे, है ना। और हमने इसकी फोकल लेंथ कितनी बताई थी, 2 सेंटीमीटर बताई थी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी यहाँ पे कहीं पे, कहाँ बनेगी, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे। माइनस क्यों कहा, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन की उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है। समझ में आ गया एग्जांपल, समझ में आ गया कि मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र के क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या यूज होता है ना। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन, है ना। आवर्धन मतलब कोई भी चीज पहले वाली से कितनी बड़ी हो गई। जैसे कि एक आपको पता है कॉनकेव मिरर के अंदर जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, जो भी हम यहाँ पे वस्तु रखते हैं, उसकी जो इमेज होती है वो उससे बड़ी मिलती है। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एक चीज़ रखी थी, या एक चीज़ रखी, तो क्या होता है, उसकी जो इमेज मिलती है वो थोड़ी बड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, उससे मिलती है। तो मान लिया इसकी हाइट थी कितनी, h, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, h थी, और ये जो अपन को इमेज मिली, जो वस्तु की हाइट थी वो तो h थी, ऊंचाई, और इसकी जो हाइट मिली ऑब्जेक्ट की नहीं, अपने इमेज की, वो कितनी मानी, h' मिली अपने को। तो इसमें आवर्धन कितना हुआ, है ना। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, मतलब वो इससे कितना बड़ा हो गया, कितने गुना बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसी को किससे दर्शाते हैं, मैग्निफिकेशन यानी m से, यानी आप आवर्धन से, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा, h'/h, ठीक है। मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। समझ में आई ये बात, है ना। अब इसको और सरल रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, और सरल रूप में इसको हम v और u के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं -v/u। असल में जब आप दर्पण सूत्र को गणितीय रूप से हल करेंगे, मतलब आप इस मिरर फॉर्मूला को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। समझ में ये बात, तो आपको समझ में आ गई कि ये एक किसका फॉर्मूला हो गया है, आवर्धन का सूत्र हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया है, मिरर फॉर्मूला। मतलब इसका आपके साथ में क्या काम आएगा, मिरर फॉर्मूले से हमने आवर्धन का सूत्र बना लिया, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। अब मेरी बात सुनो, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आपको अगर किसी भी चीज कोई चीज कहाँ रखी है वो पता है, और उसकी इमेज क्या बन रही है वो पता है, तो आप उससे इसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, है ना। देखो हाइट से मैग्निफिकेशन तो कोई भी निकाल सकता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट थी 5 सेंटीमीटर, और जो इमेज बनी उसकी हाइट हुई 10 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन दुगना हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ये तो सबको ही पता होता है। पर अगर आपको किसी ने कहा कि आपने आपके ऑब्जेक्ट को, आपने आपके बिंब को कहाँ रखा, बिंब को रखा 5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, और आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, जो आपकी इमेज थी वो कहाँ बनी, 10 सेंटीमीटर दूर। कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दूर रखा था, 10 सेंटीमीटर दूर इमेज बनी, है ना। तो अब आपसे कोई कहे कि अब इसका आवर्धन निकाल, तो आपके पास m = h'/h, तो सबके पास ही होता है। पर एक और फॉर्मूला क्या गया, -v/u, है ना। यानी कि देखो माइनस की जगह माइनस, v की जगह क्या रखोगे, v की जगह क्या रखोगे, जो इमेज की डिस्टेंस है ना, इमेज की डिस्टेंस इधर से इधर नापोगे तो 10 सेंटीमीटर, तो यानी माइनस का 10 सेंटीमीटर रखोगे ना, क्योंकि इधर से नाप रहे उल्टा। और u की जगह क्या रखोगे, माइनस का 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना ही दूर रखा था। अब देखो ये माइनस से माइनस तो कट हो जाएगा, है ना, और 5 से 10 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो -2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब मेरी बात सुनो, ये -2 आ गया अपने पास, ठीक है। आवर्धन, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -2। अब मेरी बात सुनो कि इस 2 का मतलब तो क्या है, कि जो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से दो गुनी है ना, डबल है ना। यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई से दुगनी है।
अब इस माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस का मतलब ये होता है कि जिस दिशा में या आपका ऑब्जेक्ट था उसकी एकदम उल्टी दिशा में आपकी इमेज बन रही है। को समझ में आई बात? माइनस का मतलब क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सीधा रखा था तो इमेज कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। समझ में आई बात? तो माइनस का मतलब ये होता है ना। ये समझ में आ गया आपको? कुल मिला के दर्पण सूत्र तथा आवर्धन पूरा समझ में आ गया। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन समझ में आ गया। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले अगले उसके टॉपिक की। आपकी बुक में जो दिया हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या दिया हुआ टॉपिक आपकी बुक में? अगला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मैं आपको मतलब इस चैप्टर के शुरुआत में ही बता चुका हूं। अपवर्तन क्या होता है कि नॉर्मल में जो लाइट होती है वो एक ही मीडियम में तो एकदम सीधी सीधी गति कर रही होती है, एकदम, है ना, एकदम लीनियर मोशन कर रही होती है। पर जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या होती है? वो सीधी सीधी लाइन में मोशन नहीं करके क्या हो जाती है? या तो इधर मुड़ जाती है या उधर मुड़ जाती है, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। चैप्टर की शुरुआत में बताया था ना। तो देखो अभी ये लाइट क्या कर रही थी? सीधी सीधी लीनियर मोशन कर रही थी। अब जैसे ही इसने मीडियम चेंज किया, मान लिया ये थी हवा, यहाँ से ये थी एयर, यहाँ से किस में आ गई? कांच में आ गई। किस में आ गई? ग्लास में आ गई, है ना। तो अब क्या होगा? देखो यहाँ पे ये चलनी तो ऐसे चाहिए थी पर ऐसे नहीं चल के कैसे हो जाएगी? ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का एंगल, इसकी तरफ थोड़ी सी मुड़ जाएगी। समझ में आई ये बात? ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ इस तरफ ही मुड़ना नहीं होता। जैसे एक और हम केस लेते हैं, जैसे ये था इसका नॉर्मल, ये लाइट आ रही थी, ये इस बार ये कहां से आ रही थी? ग्लास से आ रही थी और जा कहां रही थी? एयर में जा रही थी। कहां से आ रही थी? ग्लास से, जा कहां रही थी? एयर में। तो अब की बार क्या होगा? ये इस नॉर्मल से दूर हट जाएगी, जानी ऐसे चाहिए थी, थोड़ी इससे दूर हट जाएगी। समझ में आई ये बात? ऐसा क्यों हुआ? कुल मिला के इन सब चीजों को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर देखो हवा क्या होती है, हवा में हम अपना हाथ आसानी से हिला सकते हैं, पर अगर अपना हाथ कांच में बंद हो तो अपन नहीं हिला पाएंगे। तो एक विरल, है ना, एक विरल माध्यम से, एक रेयरर मीडियम से अगर सघन माध्यम में, एक डेंसर मीडियम में कोई चीज आती है, ये क्या है? विरल माध्यम है, ये क्या है? सघन माध्यम, एक है रेयर मीडियम है और ये क्या है? डेंस मीडियम है। अगर इससे इसमें आती है तो ये अपने मेन पाथ से किस ओर मुड़ जाएगी? अभिलंब की और नॉर्मल की साइड मुड़ जाएगी, ठीक है। और अगर ये किसी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो क्या होती है? वो अभिलंब से अपने मेन पाथ पे चलते हुए नहीं रहेगी, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, है ना। इसके आगे की और चीजें हैं वो आपको आगे बताते, रुको। अब जैसे कि एक एग्जांपल आपके आगे मतलब एक मतलब टॉपिक जैसा दिया हुआ है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है? कांच की एक मोटी से पट्टी जैसी होती है ना। जैसे ये डस्टर है, ऐसे की ऐसी कांच की चीज होती है, ठीक है, छोटी सी। तो इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है? इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा? जैसे यहाँ से लाइट आएगी, ये इसका नॉर्मल है। अब आपको पता है एयर से ग्लास में जाएगी तो नॉर्मल पाथ पे नहीं चल के कहाँ मुड़ जाएगी? नॉर्मल की साइड मुड़ जाएगी। तो देखो यहाँ मुड़ जाएगी, उसके बाद वापस यहाँ चलेगी, उसके बाद वापस यहाँ पे आई तो देखो क्या होगा? वापस इसका नॉर्मल है ना। अब क्या होगा? अब इसका नॉर्मल पाथ क्या है? इसको चलना तो ऐसे चाहिए था, पर अब ये देखो, अब ये डेंस से रेयर में आ रही है कि नहीं आ रही? वापस आ रही है। तो अब क्या होगा? नॉर्मल पाथ पे चलने की बजाय इससे दूर हट जाएगी, तो वापस इससे दूर हट जाएगी। समझ में आई ये बात? तो देखो असल में इसमें होता क्या है कि जैसे ये आई थी, है ना, उससे ये डिस्प्लेस तो हो गई है। जैसे आई थी इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, पर अभी कहाँ खिसक गई? इधर खिसक गई कि नहीं खिसक गई? खिसक गई। पर इसके अंदर कोई मुड़ना तुड़ना नहीं होता, मतलब ये मुड़ती बिल्कुल नहीं है। देखो ये जैसे आई थी एकदम ऐसे आई थी, है ना। आई जहां भी ऐसे कैसे रही है? देखो आई जैसे थी वैसे कैसे जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है, पर ये थोड़ी सी इधर डिस्प्लेस हो गई। कुछ समझ में आया? देखो वापस देखो बड़े डायग्राम में देखो कि यहाँ से लाइट आई, नॉर्मल थी, रेयरर से डेंसर में आ रही थी, तो क्या हुआ? नॉर्मल के साइड थोड़ा सा मुड़ गई, जानी सीधी चाहिए थी ऐसी। रुको, जानी ऐसे चाहिए थी और थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई। उसके बाद फिर से क्या हुआ? फिर से अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर अब थोड़ी दूर हट जाएगी, है ना। तो अब ध्यान से देखो कि जिस तरह से आई थी उससे इधर जानी तो ऐसी चाहिए थी, पर जा ऐसे रही है, उससे इधर डिस्प्लेस तो हो गई है थोड़ी सी, पर इनके बीच में कोई भी मुड़ी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के एकदम पैरेलल ही है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या एकदम पैरेलल है, बस इधर थोड़ी सी ये डिस्प्लेस हो गई। समझ में आई ये बात? तो अगर जब भी हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन की, तो वो किस तरह से होता है? ऐसे होता है कि
जो निकलने वाली लाइट है वो अपने मेन पाथ से डिस्प्लेस तो हो जाती है, विस्थापित तो हो जाती है, पर मुड़ती वगैरह नहीं है। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के एंगल्स की, है ना। एंगल क्या होते हैं, देखो जल्दी से समझते हैं हम। एंगल क्या होता है, जैसे ये कोई भी एक सरफेस थी, यहाँ पे कोई भी एक इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण आ रही थी इस सतह पर, ठीक है। तो देखो आपको ये पता है कि ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अब बताओ, उसके बाद जानी ऐसे चाहिए थी, पर क्योंकि मान लिया ये विरल से सघन माध्यम में आ रही थी तो ये इस तरफ थोड़ी सी मुड़ गई, ठीक है, गई ऐसे। तो आपको पता है जैसे परावर्तन में आपने आपतन कोण परावर्तन कोण पढ़े थे ना, रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। वैसे वैसे यहाँ पे होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है। वहां पे आपने क्या पढ़ा था, आपतन कोण और परावर्तन कोण पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल पढ़ा था। वहां क्या हो रहा था, ऐसे आ रही थी, ऐसे जा रही थी, ये नॉर्मल था। यहाँ पे क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था। यहाँ पे क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। पर आपतन कोण था और परावर्तन कोण था। यहाँ पे क्या है, क्योंकि वहां पे परावर्तन हो रहा था ना, इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। तो ये क्या है, ये तो आपतन कोण ही है क्योंकि लाइट आ ही रही है। और ये क्या है, अपवर्तन कोण है, अभिलंब से अपवर्तित किरण का कोण, यानी कि नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे सीखेंगे, ठीक है।